हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम, सबका स्वागत है टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ डॉक्टर महेश सिंह और आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। आज हम लोग कुछ CUET से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके लिए प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए कि किस तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे आप इनको सॉल्व करके अपने एग्जाम्स को आसानी से क्रैक या क्वालिफाई कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन बनाया हुआ है सॉलिड स्टेट के लिए, वो सारे ही क्वेश्चन सर अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है काफी, है ना। सिर्फ CUET के लिए नहीं, अदर जो भी एग्जाम्स देते हैं लाइक TGT PGT वाले बच्चे भी अगर दे रहे हैं या नीट के बच्चे देते हैं या JEE वाले भी देते हैं, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पैटर्न बनाए गए हैं जो हर तरीके के स्टूडेंट्स के लिए सर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे पास होंगे। क्लियर है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना लेट किए। सब लोग आ जाइए, गुड इवनिंग है सबको और फिर शुरू किया जाए क्लास अपनी हम लोग। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सॉलिड स्टेट के। चलिए पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है सब लोग ट्राई करेंगे यहाँ पर। देखिए सॉलिड स्टेट में पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स की बात कर रहा है, यानी BCC सेल की बात कर रहा है वो। इन ऑल 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस यूनिट सेल। ठीक है, टोटल हमारे पास 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस अगर पाए जाते हैं तो उनमें से कितने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक देखते हैं और ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास ट्रिक बनती है सर। क्लियर है? चलो देखते हैं सर। जैसे बड़ा आसानी से आपको याद कराएंगे एक ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन सी यूनिट सेल होती हैं और किसमें कौन कौन से टाइप की ज्योमेट्री पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ हमने ट्रिक लिख रहे हैं, ट्रिक का नाम है सर काटो HMT रे। अब आप कहेंगे सर ये है क्या काटो HMT रे का मतलब यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम लोग ट्रिक याद कर लेते हैं तो इससे बनने वाले रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आसानी से एग्जाम में क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेंगे सर। ठीक है, जैसे काटो में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काटो लिखा है ना, काटो HMT रे। तो सर हम लोग लिखते हैं का से मतलब आएगा यहाँ पर क्यूबिक, है ना। तो ये टाइप ऑफ ज्योमेट्री की ट्रिक है, इसके लिए आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो हम लोग ट्रिक पढ़ने वाले हैं ये किसकी है सर, टाइप ऑफ ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, काटो HMT रे। तो का से मतलब हो गया क्यूबिक टाइप की ज्योमेट्री पाई जाती है सर। टी से अगर हम लोग पढ़ने वाले होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर टी से मतलब है सर टेट्रागोनल। H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक, ठीक है। अच्छा, टो में हमने एक चीज छूट गई है तो उसको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे छूटा क्या हुआ है इसको भी हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं सर टो में सर O भी है। ये जो टो लिखा हुआ है, चाहो तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं सर कि अगर हमने टो लिखा हुआ है तो टो में एक T है एक O है, काटो, है ना। उसके बाद फिर HMT रे, काटो HMT रे। अब T से तो टेट्रागोनल हो गया, O से जो छूट गया था वो हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं ऑर्थोरोम्बिक।
H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक एंड R से रोम्बोहेड्रल। टोटल 7 टाइप की ज्योमेट्री पाई जाती है सर, है ना। क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल। 4 टाइप की सर हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अब इन 4 टाइप की ज्योमेट्री को अगर हम लोग समझना चाहें तो ओवरऑल सर एक्चुअल में जो यूनिट सेल हमारे पास होती है, हम बात कर लेते हैं यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल सर होती है एससीसी, और एससीसी क्या होती है सर, सिंपल क्यूबिक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एससीसी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ते हैं, क्यूब टाइप की। और इस क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम लोग देखेंगे इस तरीके से, एटम्स जब कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं इस तरीके से, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं एटम ओनली एट कॉर्नर। जब ओनली कॉर्नर्स पर एटम पाए जाएंगे तो वो क्या कहलाती है, एससीसी टाइप की सेल कहलाएगी। दूसरी जो हमारे पास होती है सर वो होती है बीसीसी। बीसीसी किसको बोलते हैं, जब हम लोग एटम्स एट ऑल कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर। इसके अलावा बॉडी के सेंटर पे भी अगर पाया जाएगा, जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग बनाना चाहें इस तरीके की अपनी क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसमें हमने ये कहा कि एटम पाए जाएंगे सर कॉर्नर्स पे इस तरीके से। ये डिनोट करने के तरीका है क्योंकि हमेशा ही क्लोज पैकिंग होती है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये 8 एटम हमारे पास हो गए। इसके अलावा एक बॉडी के सेंटर पे भी पाया जाता है, दिस इज, इसको हम लोग बॉडी सेंटर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये बीसीसी टाइप का सेल हो गया हमारे पास। और सर एक हमारे पास एफसीसी होता है। एफसीसी में एटम एट ऑल कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे तो पाया ही जाएगा, एज वेल एज ऑल फेसेस। जितने भी फेस पाए जाते हैं उस फेस पे भी सर एवरी फेस पर एटम पाए जाएंगे। जैसे ये हमने बनाया टाइप ऑफ यूनिट सेल में क्यूबिक ज्योमेट्री में, जहाँ पे कॉर्नर्स पे तो एटम है ही है सर। ये टाइप ऑफ यूनिट सेल है क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसके अलावा हमने कहा सर यहाँ पर फेस, एवरी फेस, तो टोटल 6 फेस हैं। तो 1 2 3 4, बैक में, फ्रंट में 6। इस तरीके से ये सेल क्या कहलाती है सर, एफसीसी कहलाएगी। और लास्ट एक हम लोग पढ़ते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल को बोलते हैं, एफसीसी हम लोग किसको बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल को बोलते हैं, और ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल को बोलते हैं। एंड सेंटर्ड में कहाँ पाया जाता है सर, एटम्स प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर एंड एनी 2 अपोजिट फेस। कोई भी 2 अपोजिट फेस पे इस तरीके की अगर अरेंजमेंट है एटम्स का किसी भी क्यूबिक टाइप की ज्योमेट्री में, ये हमने एक क्यूबिक बना दी जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल होगा। इसमें कॉर्नर्स पे तो है ही है सर, एवरी कॉर्नर्स पे क्लोज पैकिंग एटम्स की है। इसके अलावा कोई भी अपोजिट फेस पर, तो हमने मान लिया ये अपोजिट फेस, अगर एक फेस ये लिया हुआ है तो इसके अपोजिट में एक फेस ये हो गया, इन दोनों फेस पे एटम पाए जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगी, एंड सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। एक यूनिट सेल ये रिप्रेजेंट कराता है। अब हम बात करते हैं पीछे आके थोड़ा सा कि अगर हम सर ये जो ट्रिक लिखी थी काटो HMT रे, तो अब ये अगर हमारे पास टोटल ओवरऑल अगर आप ध्यान दोगे 7 टाइप का, अगर आप थोड़ा सा देखो टोटल ओवरऑल हमारे पास 7 टाइप की ज्योमेट्री है। तो इन ज्योमेट्री में कौन कौन सी यूनिट सेल पाई जाती है ये पढ़ना होता है सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्यूबिक से। सर क्यूबिक में अगर हम लोग देखेंगे तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एससीसी, जिसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। क्यूबिक में ये अरेंजमेंट है, ज्योमेट्री क्यूबिक टाइप की होती है। इसके अलावा इसमें बीसीसी और एफसीसी भी पाई जाएगी।
यानी जो पीछे अभी हमने बनाया हुआ है क्यूबिक अरेंजमेंट, उस क्यूबिक अरेंजमेंट में एससीसी, बीसीसी, एफसीसी 3 टाइप की यूनिट सेल एग्जिस्ट करती हैं क्यूबिक ज्योमेट्री में। ठीक है, टेट्रागोनल की अलग हम लोग बात कर लेते हैं सर। टेट्रागोनल में सर एससीसी एंड बीसीसी टाइप की यूनिट सेल एग्जिस्ट करेंगी टेट्रागोनल में, एससीसी और बीसीसी। बात करते हैं सर हम लोग ऑर्थोरोम्बिक की। तो ऑर्थोरोम्बिक हमारे पास ऐसी ज्योमेट्री होती है जिसमें सर प्रिमिटिव यूनिट सेल एससीसी एंड नॉन प्रिमिटिव लाइक बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी, चारों ही टाइप का यूनिट सेल एग्जिस्ट करता है। चारों टाइप की यूनिट सेल इसमें पाई जाएंगे हमारे पास। फिर बात करते हैं हम लोग हेक्सागोनल की कि हमारे पास हेक्सागोनल क्या होता है। तो सर हेक्सागोनल में ओनली एससीसी है। इसी तरीके से सर रोम्बोहेड्रल में भी ओनली एससीसी पाया जाता है, एक टाइप की यूनिट सेल एग्जिस्ट कर रही होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोनोक्लिनिक में और ट्राइक्लिनिक में। तो सर मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में से मोनोक्लिनिक में भी एससीसी तो देखिए हर एक में पाई जाती है, प्रिमिटिव टाइप की जो यूनिट सेल है वो हर एक में पाई जाती है। इसके अलावा सर इसमें ईसीसी भी एग्जिस्ट करता है और ट्राइक्लिनिक में भी ओनली एससीसी ही पाई जाती है। तो जो पीछे क्वेश्चन में लिखा हुआ ध्यान से देखो, अब समझ में आएगा। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस। जो बोल रहा है ना 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस कौन से हैं वो यही आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यही 14 ब्रेविस लैटिस की बात कर रहा है। टोटल ज्योमेट्री कार्टो एचएमटी में क्यूबिक में एससीसी भी अरेंजमेंट है, बीसीसी अरेंजमेंट है और एफसीसी भी है एटम्स का। टेट्रागोनल अरेंजमेंट, टेट्रागोनल ज्योमेट्री में एससीसी अरेंजमेंट, बीसीसी अरेंजमेंट पाया जाता है। ऑर्थोरोम्बिक में चारों ही अरेंजमेंट पाए जाएंगे। ठीक है, अब आप चेक कर लो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने टोटल 14 ब्रेविस लैटिस में से कितने बीसीसी पाए जा रहे हैं। क्वेश्चन तो यह था, नंबर ऑफ बीसीसी तय करना था। तो सर चेक करो, क्यूबिक में बीसीसी पाया गया, टेट्रागोनल में बीसीसी है, एक ये रहा, दूसरा बीसीसी। ऑर्थोरोम्बिक में बीसीसी सर पाया जाता है। तो केवल 3 ही ज्योमेट्री ऐसी हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक, जहां पे बीसीसी टाइप का अरेंजमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी अगर आंसर लगाना होगा इसमें तो हम लोग कौन सा आंसर लगाते सर, सी वाला आंसर हो जाता। कौन सा आंसर होता, सी। यानी 3 बीसीसी यूनिट सेल पाई जाएंगी टोटल 14 ब्रेविस टाइप के लैटिस में। क्लियर है यहाँ पर क्वेश्चन? अगर तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर इंफॉर्मेशन था जो हमने आपको दे दिया है, याद करने में इससे आपको क्या होगा, आसानी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डायमंड के यूनिट सेल में भाई देखो समझना, जब हम लोग बात करते हैं सर एक यूनिट सेल की, तो जनरली हम एक यूनिट सेल को इस तरीके से क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस तरीके से अगर बनाए तो उसको हम लोग क्या पुकारते हैं सर, ए यूनिट सेल। क्या बुलाएंगे सर, ए यूनिट सेल बुलाते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं सर डायमंड की, तो डायमंड में कहां कहां पे एटम पाए जाते हैं। देखो पोजीशन यानी लोकेंट क्या क्या होते हैं। एटम या तो कॉर्नर पे हो सकता है, या तो फेस के सेंटर पे हो सकता है, या तो एज के सेंटर पे हो सकता है, या बॉडी सेंटर पे हो सकता है, या बॉडी के डायगोनल पे पाया जाता है, या तो वो वॉइड यानी खाली जगह टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सर डायमंड में। तो डायमंड में एक्चुअल में एटम पाया कहां कहां जाता है सर, तो डायमंड में हम लोग यहां लिख लेते हैं सर कॉर्नर्स पर, एवरी कॉर्नर प्लस एवरी फेस एंड प्लस ऑल बॉडी डायगोनल। इतनी जगह पर डायमंड में कार्बन एग्जिस्ट करता है। डायमंड कार्बन का मिलके बना होता है, एलोट्रॉप्स, डायमंड ग्रेफाइट। तो कार्बन पाया गया सर पहले तो कॉर्नर पे। तो टोटल कॉर्नर अगर चेक करेंगे हमारे पास 8 कॉर्नर होते हैं। कितने होते हैं, 8 कॉर्नर। और हर एक कॉर्नर पे रखा हुआ एटम केवल अपना 1/8 पार्ट ही किसी यूनिट सेल में कवर कराता है। कॉर्नर पे रखा हुआ एटम किसी भी यूनिट सेल के अंदर केवल 1/8 पार्ट ही आता है। बाकी जो 7/8 पार्ट है वो अदर यूनिट सेल में बटा हुआ होता है।
ठीक है, प्लस फेस, टोटल फेस 6 होते हैं सर, और हर एक फेस पे रखा हुआ एटम 2 यूनिट सेल कवर करती है। ये फेस है, तो एक फेस ये रहा, इसके बगल में दूसरी यूनिट सेल रख दोगे तो 2 यूनिट सेल से एक फेस कवर हो रहा है, यानी हर एक यूनिट सेल में केवल आधा ही एटम आता है। तो टोटल 6 फेस और हर फेस पे रखा एटम का ओनली आधा पार्ट एक यूनिट सेल में कवर है, क्योंकि 1 यूनिट सेल बोल रहा है पर यूनिट सेल। और बॉडी डायगोनल, तो टोटल 8 कॉर्नर है। तो बॉडी डायगोनल मतलब एक कॉर्नर से ऊपर, टॉप कॉर्नर से बॉटम कॉर्नर थ्रू बॉडी सेंटर अगर जाएंगे तो ये एक बॉडी डायगोनल कहलाएगा। तो 8 कॉर्नर से टोटल सर 4 बॉडी डायगोनल बने हुए होते हैं। अब कैलकुलेट कर लिया, 1 + 3 + 4 यानी टोटल कितने हो गए हमारे पास 8। यानी डायमंड के एक यूनिट सेल में ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने पाए जाएंगे सर, 8 पाए जाते हैं। यानी आंसर कितना लगाएंगे यहां पर हम लोग, बी आंसर लगा देंगे, कितने आएंगे, 8 आएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। ठीक है, तो ये डायमंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ चलते हैं और इसका आंसर चेक करते हैं क्या हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन, चलो एवरीवन चेक करो और ट्राई करो क्या आंसर लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है सर, यहां लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पर एटम प्रेजेंट इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देखो हर एक शब्द का मीनिंग भी बताते हैं और कैसे निकलता है वो भी समझते हैं। पहली चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड। वॉइड सर क्या है, तो वॉइड क्या होता है, किसी भी यूनिट सेल को आप बहुत एटम्स को बहुत क्लोजली पैक करो, आपस में सटा दो, बट कितना भी कोई यूनिट सेल कितना भी क्लोज पैक्ड हो, फिर भी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खाली जगह पाई जाएगी यूनिट सेल के अंदर, क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, जिसमें कोई भी एटम नहीं पाया जाएगा, वैकेंट स्पेस होता है, जिसको हम लोग अनऑक्युपाइड स्पेस भी बोल देते हैं। क्लियर है, तो अब उसी को वॉइड बोलते हैं, खाली जगह को। बात करते हैं सर, अगर मान लो हमने ये मान लिया कि इफ इन एन यूनिट सेल, किसी एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम की वैल्यू n है सर, ध्यान से सुनना। अगर किसी एक यूनिट सेल, भाई एक यूनिट सेल अभी हमने कहा ना क्या होती है, ये एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्यूबिक, हम लोग क्यूबिक के बारे में पढ़ते हैं और कोई अरेंजमेंट नहीं पढ़ते, क्यूबिक यूनिट सेल अगर चेक करें तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में सर टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर n है, तो वॉइड सर जनरली होते तो हमारे पास 4 टाइप के हैं, ठीक है, बट मेनली जो मैक्सिमम सॉलिड में 2 टाइप के वॉइड पाए जाते हैं 3 डायमेंशनल, एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि ये वॉइड कहां बनते हैं, क्योंकि वो तो थ्योरी क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। यहां लेकिन हम लोग बता देते हैं कि सर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू n के बराबर होती है जितने नंबर ऑफ एटम होंगे, एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की वैल्यू 2n के बराबर होती है। क्लियर। अब यहां चेक कर लेते हैं सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग जाएं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक करें, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम, ध्यान से देखना बोला हुआ है पर एटम, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर एटम वाला, प्रेजेंट इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। चलो अब बात करते हैं सर क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की। तो सर एक्चुअल में जब हम लोग 3D अरेंजमेंट पढ़ते हैं तो वहां पर जब टर्म यूज होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में CCP भी बोलते हैं, तो ये सर अरेंजमेंट को हम लोग FCC या फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट भी बोल देते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल CCP स्ट्रक्चर जो होता है वो एटम्स का FCC टाइप की यूनिट सेल क्रिएट करता है, जहां पे एटम कॉर्नर्स और फेस सेंटर पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो CCP का मतलब क्या होता है, FCC है। अब अगर हम लोग चेक करें कि सर FCC की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, FCC, और FCC में एटम्स कहां कहां पाए जाते हैं, एट ऑल कॉर्नर्स एंड एवरी फेस।
सारे कॉर्नर्स पर और फेस पे पाया जाता है। तो एवरी कॉर्नर पे पाया गया अगर एटम, तो 8 इंटू 1/8, क्योंकि टोटल 8 कॉर्नर होते हैं यूनिट सेल में, और हर एक कॉर्नर का केवल 1/8 पार्ट ही इंक्लूड होता है किसी एक यूनिट सेल में। टोटल 6 फेस होते हैं और एक फेस का केवल आधा एटम ही किसी एक यूनिट सेल को कवर करता है। तो ये कितने हो गए हमारे पास? 4। व्हाट इज द 4? सर ये 4 आया नंबर ऑफ टोटल एटम्स या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इसको हम लोग इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स भी बोल सकते हैं, है ना। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जेड से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग चाहो तो लिख सकते हो जेड, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 आ गया। अगर इसके नंबर 4 हैं तो अगर हम लोग अगले पन्ने पे जाके यहां लिखें कि सर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, जिसको जेड बोला, वो हमारे पास 4 है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? तो सर यही 4 तो n की वैल्यू है, तो यही यहां पर भी आ जाएगा 4 n के बराबर। एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड अगर पूछता, इसको टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आते हैं 2n के बराबर, यही n है। तो 2n मतलब 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। बट अब यहां देखो ये टोटल एटम कितने हैं हमारे पास, ध्यान से देखना। टोटल एटम 4 है और टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने? 4, ठीक है। तो अगर यहां पर हम लोग 4 एटम इन 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट, तो पर एटम, तो एक एटम के लिए पूछा हुआ है, या 1 एटम क्रिएट 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक एटम कितना वॉइड क्रिएट करेगा सर? 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट करेगा। क्लियर हुआ? तो यानी यहां से अगर हमको आंसर लगाना है, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम, तो आंसर क्या आएगा सर? 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। इसने ये नहीं पूछा कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताओ कितना आ जाएगा, टोटल नहीं पूछा हुआ है। उसने पूछा है हमको कि बताओ पर एटम में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएंगे। क्लियर है कि नहीं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से देख लेना इसको। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एवरीवन चेक करो। राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। किसकी बात कर रहा है? हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में। सर यहां पे बड़ा आसान है निकालना कि हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, सर हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम, या इसी को हम लोग, हमने कहा ना क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, यानी जेड। कितने होते हैं? 6 होते हैं। हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल जो पाई जाती है अरेंजमेंट, उसमें टोटल एक यूनिट सेल में 6 एटम कवर हो रहे होते हैं 1 यूनिट सेल के अंदर। तो अगर 6 एटम है तो यही 6 तो क्या हो गया? नंबर ऑफ n हो गया। अब यहां से नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? n, और यहां पे n कितना है? 6 के बराबर है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड निकालेंगे तो वो आएगा 2n के बराबर, और n हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 6, तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो क्वेश्चन पूछा था पहले टेट्राहेड्रल वॉइड, फिर पूछा है ऑक्टा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए 12, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए? 6 हो गए, 12, 6, यानी ये वाला आंसर, सी वाला आंसर अपने को सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का कौन सा आंसर आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां पर? चलो आगे बढ़ते हैं सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। चलो सर, एक कंपाउंड है जिसमें कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है, यानी आयनिक कंपाउंड है। कैटायन सी है और एनायन ए है। चलो ठीक है। द एनायन फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लैटिस। ये देखो आ गया,
ये एनायन क्या बना रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैक लैटिस बना रहा है सर, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अगर बात करते हैं सर एनायन की, यानी ए फॉर्म HCP, और HCP में भी हमने चेक किया था नंबर ऑफ एनायन, यानी कि ए अभी लिखा था कितने होते हैं 6। अगर HCP लैटिस होता है तो उस HCP के एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम या आयन पाए जाते हैं 6। तो एनायन के नंबर निकल गए ए, कितने हो गए 6 हो गए। बोलता है द कैटायन ऑक्यूपाई, यही 6 नंबर क्या कहलाएंगे, एन की वैल्यू जो लैटिस बना रही है नंबर ऑफ, ठीक है। कैटायन पाया जाता है 75% ऑक्टाहेड्रल वॉइड, चलो नंबर ऑफ कैटायन सी बोलता है 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये हो गया। तो बताओ 75% ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है सर, 75/100 इंटू एन, जितने एन के नंबर है वही होते हैं सर। अब इसको आगे कैलकुलेट करें, एन 6 आया हुआ है तो 75/100 इंटू 6 हो गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा सर, 3 नहीं 25 से गया ये 3, 25 चौके 100 इंटू 6, ठीक है। फिर 2 से 4 गए 2, 2 से 6 गए 3, तो 3 इंटू 3/2, 9/2 आएगा लगभग, ये सही है भाई। ये 3/4 ही तो होगा, 75% लेना है हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, तो 9/2 हो गया। चलो सर वैल्यू निकल गई। वैल्यू क्या आई सर, ए की वैल्यू है टोटल एनायन 6 है और कैटायन आए हमारे पास 9/2। कैसे सॉल्व करेंगे सर, 2 को हटाना है तो जिसको हटाना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 2 एंड 9/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 9, 3 से कैंसिल कर दिया तो ये हो गया A4C3, ये मिनिमम है A4C3। ये कंपाउंड का क्या आएगा, फार्मूला बन जाएगा, एनायन और कैटायन से मिलकर जो कंपाउंड आएगा उसका ये फार्मूला होगा क्या, A4C3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो चेक कर लो A4C3 सी वाला मैच कर रहा है, तो सी आंसर अपने को हो जाएगा। 5 का क्या आएगा, सी आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर हो, किसी ने निकाला अभी तक नहीं आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलो फिर से अगला क्वेश्चन है सर, एक कंपाउंड है जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, इज फाउंड टू हैव क्यूबिक क्लोज एरे ऑफ ऑक्साइड आयन, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, जो ऑक्साइड आयन है ये तो ऑक्साइड आयन क्या बना रहा है, फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और हमने कहा था ना क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब किसको बोलते हैं हम लोग, FCC अरेंजमेंट, अभी पीछे पढ़ा था। क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में हम लोग FCC अरेंजमेंट को मानते हैं, जिसमें मैग्नीशियम आयन पाया जा रहा है सर। चलो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन, कितने हो जाएंगे 4, ये n की वैल्यू भाई फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट में 4 होते हैं ना टोटल FCC में, तो कितने हो गए 4, यहां से 4 लिखे हुए। मैग्नीशियम आयन ऑक्युपाइंग 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, चलो नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन कैसे निकालेंगे सर, 1/8 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है 2n के बराबर होता है भाई, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड तो बोला हुआ है ये, और ये किसके बराबर होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, 2n के बराबर होता है। 2 से 8 गए 4, तो ये हो गया n/4, n की वैल्यू 4 आई तो 4/4 यानी ये कितने आ गया 1 आ गया मैग्नीशियम आयन। फिर बोलता है एल्युमिनियम आयन की बात कर ले रहे हैं, चलो नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन अगर निकालते हैं सर, बोलता है हाफ 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसके बराबर होते हैं,
एफसीसी में मौजूद एटम्स या क्यूबिक क्लोज पैकिंग में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स के बराबर ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नंबर होते हैं n। तो n तो हमने निकाल लिया 4, तो 4/2 यानी ये कितना हो गया, 2 हो गया सर। अब चेक कर लो सर, यहां पर मैग्नीशियम तो लिखा है, एल्युमिनियम लिखा, फिर ऑक्सीजन। चलो मैग्नीशियम आ गया 1, इधर लिख लेते हैं, मैग्नीशियम 1 आया हुआ है। अच्छा, फिर मैग्नीशियम के बाद सर दूसरा एल्युमिनियम चेक कर लो, तो वो आया हुआ है 2, एल्युमिनियम आया हुआ है 2 MgAl2। और ऑक्सीजन जो हमारे पास सर बना हुआ है ऑक्साइड आयन, टोटल 4 आया है, 4, ये हो जाएगा सर। क्लियर है कि नहीं? अब ये आयनिक कंपाउंड आसानी से तोड़ भी सकते हो, मैग्नीशियम प्लस 2 एल्युमिनियम आयन, 6 2 8 एंड 4 ऑक्साइड हो गया, 8 कैटायन 8 एनायन हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया, MgAl2O4, MgAl2O4। डी वाला ऑप्शन सही है सर। कौन सा सही होगा, डी वाला। क्लियर है? कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें, डी वाला आ जाएगा। ठीक है, ये तरीके होते हैं चेक करने के हमारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं सर हम लोग। एवरीवन चेक करो क्वेश्चन नंबर 7। बोलता है कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, ये लो CaF2 किस टाइप के स्ट्रक्चर में पाया जाता है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर में। चलो हम बात कर लेते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता क्या है सर। हम बात कर रहे हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर की, तो सर फ्लोराइड स्ट्रक्चर में ये देखा गया है कि कैल्शियम आयन सर बनाता है CCP और FCC अरेंजमेंट, ठीक है। एंड फ्लोराइड आयन अकर पाया जाता है एट ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। ये होता है खासियत कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर की सर। कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम आयन तो FCC अरेंजमेंट बनाएगा और फ्लोराइड आयन जो होगा वो क्या बनाएगा सर, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड पे पाया जाएगा। चलो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ कैल्शियम आयन की, इफेक्टिव नंबर ऑफ कैल्शियम आयन, तो वो कितने हो गए, 4 हो गए सर। कैसे 4 हो गए, कोई बताएगा सर? क्योंकि FCC है ना, और FCC में नंबर ऑफ एटम्स 4 ही होते हैं सर। चलो टेट्राहेड्रल वॉइड पे पाया जा रहा है कौन हमारे पास, फ्लोराइड। तो अगर हम लोग फ्लोराइड चेक करें, नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन, तो वो ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड हमने बोला। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 2n होते हैं सर, और n की वैल्यू 4 है, तो कितने हो गए हमारे पास, 8 हो गए। कितने आ गए, 8। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें सर Z कैल्शियम आयन के लिए इज टू Z फ्लोराइड आयन के लिए, तो वो कितना आ जाएगा यहां से, 4:8। यानी एक यूनिट सेल में कैल्शियम आयन 4 पाए जाएंगे और फ्लोराइड आयन 8 पाए जाएंगे एक यूनिट सेल के अंदर। क्लियर है? अब यहां से हम लोग कोऑर्डिनेशन, अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका होता है सर कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, यानी कैटायन यहां पर कैल्शियम आयन है एंड एनायन जो हमारे पास है फ्लोराइड है। तो करना कुछ नहीं है, तरीका क्या है, सिंपल है। जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आ रहे हैं यहां पर, उसको उल्टा करके याद कर लो कि नंबर ऑफ कैल्शियम आयन 4 है, तो 4 फ्लोराइड आयन का हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग एनायन का लिखते हैं, और फर्स्ट किसके लिए लिखते हैं, कैटायन के लिए लिखते हैं। यानी कैल्शियम आयन के नंबर 4 है, तो वो फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। फ्लोराइड आयन के नंबर 8 हैं, तो वो कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो कैल्शियम आयन हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और फ्लोराइड आयन का क्या हो गया, 4। चेक कर लेते हैं कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन 8 एंड 4, यानी 7 का कौन सा आंसर आएगा, सी आंसर आ जाएगा सर। क्लियर है? 7 का कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सी आंसर आ जाएगा यहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आयनिक रेडियाई ऑफ ए प्लस एंड बी माइनस। भाई एक कैटायन है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड है, आयनिक लैटिस की बात कर रहे हैं। चलो, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इन ए बी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? बहुत बढ़िया सर, यहां पर हमें निकालना पड़ेगा सर रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या होता है सर? रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन का रेडियस क्वेश्चन में दिया गया है 0.98 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर में, और कैटायन का एनायन का दिया 1.81 और इंटू 10 पावर -10, तो कैंसिल हो गया 10 पावर -10। तो इसको यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया सर 98/181, ये आ गया। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमारे पास तो मान लो कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप लोग कर लेना। सर ये कैलकुलेट जब करते हैं तो आता है 0.541, किसके बराबर आता है? 0.541। और ये देखा गया है कि इफ रेडियस रेशियो की एक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, उस टेबल के हिसाब से ये देखा गया कि अगर रेडियस रेशियो की रेंज इज इन बिटवीन 0.414 टू 0.732, तो इस केस में तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, उस केस में सर कैटायन और एनायन का जो रेडियस रेशियो जो एग्जिस्ट करता है सर, वो हमारे पास पाया जाता है, कितना पाया जा रहा? हाँ, बीच में ये 0.541 के, तो आता है सर हमारे पास 4:4 के। क्लियर है यहाँ पर? नहीं 4 नहीं 6:6 के। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो हमको पूछा हुआ है, आयनिक रेडियाई दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन, हाँ 3, 4, 6, 8, 6:6 की, यानी NaCl टाइप स्ट्रक्चर। NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर यही होता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर अगर आंसर लगाना होगा सर हमको कोऑर्डिनेशन नंबर ईच आयन का, तो वो आएगा कितना? 6 के बराबर। कितना आ जाएगा हमारे पास सर? 6 के बराबर यहाँ पर आ जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रेडियस रेशियो की पूरी टेबल होती है, वो याद करनी पड़ती है। 0.125 से लेकर 0.255, 0.255 से लेकर 0.414, 0.414 से लेकर 0.732 एंड 0.732 से लेकर 1 तक। तो सबसे पहला जो हमने याद किया हुआ 0.125, 0.225, कोऑर्डिनेशन नंबर 3:3 क्यूबिक टाइप का ज्योमेट्री। 0.255 से लेकर 0.414 ये पाई जाती है सर हमारे पास 4:4 टाइप का, है ना, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर 0.414 से लेकर 0.732 इसके बीच में जो आएगा, फिर 0.732 से लेकर 1 के बीच में आएगा, 6:6 एंड 8:8। पूरी एक टेबल है रेडियस रेशियो रेंज की। वो टेबल के हिसाब से हम लोग ये पता करते हैं कि किस भी कैटायन एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है। क्लियर है? तो 8 का आंसर डी। ठीक है, जिसने डी निकाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? फिर स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन है और ट्राई करते हैं हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है एवरीवन, चेक करो। स्ट्रक्चर ऑफ ए मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, CCP है। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयंस। क्यूबिक यूनिट सेल में पाया जा रहा है सर हमारे पास ऑक्साइड आयन पाया जा रहा है। चलो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर ऑक्साइड आयन फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग और FCC अरेंजमेंट। सो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन इन ए यूनिट सेल कितना हो गया? 4।
यही n की वैल्यू, यानी FCC में तो 4 ही पाया जाता है कॉर्नर्स पर, एवरी फेस पर। 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय डाइवेलेंट मेटल A। चलो सर एक डाइवेलेंट मेटल है A +2 लिख लेते हैं, मेटल है तो कैटायन ही होगा। वो पाया जाता है, किस पे पाया जा रहा है हमारे पास, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे पाया जा रहा है। 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड यानी 2n, तो ये हो गया 1/4 इंटू 2 इंटू 4, तो कितना आ गया 2 आ गया सर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय मोनोवेलेंट मेटल B। कोई दूसरा मेटल है B, मेटल है तो B प्लस, ये भी लिख दिया हमने। ये पाया जा रहा है कहां पर सर, द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय ए मोनोवेलेंट मेटल B। अच्छा सारे पे पाया जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाता है N, ये बराबर N की वैल्यू यहां से 4 आई है, चलो 4 लिख दिया सर। कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग, तो ये आ गया A की वैल्यू 2, B आ गया 4 और O आ गया हमारे पास 4, तो इसको मिनिमाइज करेंगे तो Ab2O2 आ जाएगा। तो Ab2O2 में चेक करो अगर हमारे पास, तो A प्लस 2 एंड 2B प्लस एंड 2 ऑक्साइड, तो टोटल कैटायन टोटल एनायन बराबर हो गया, +2 2 प्लस एंड 2 दूनी 4, कैटायन आयन के नंबर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे इस वाले केस में आंसर, तो Ab2O2 जिसमें मैच कर रहा होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कौन सा सर, A वाला, कौन सा मैच हो जाएगा, Ab2O2, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं और बताओ इसमें क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में a compound formed by elements X and Y crystallized in a cubic structure। X and Y है सर क्यूबिक स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है, in which the X atoms are at the corners of cube and the Y atoms are at the face center। बहुत बढ़िया, बोलता है कि X पाया गया है सर कॉर्नर्स पे। चलो नंबर ऑफ X एटम निकाल लेते हैं सर। तो टोटल कॉर्नर एक यूनिट सेल में 8 होते हैं और एवरी कॉर्नर किसी एक यूनिट सेल के अंदर केवल अपना 1/8 पार्टिसिपेट कराता है। तो कितने नंबर ऑफ X एटम हो गए, 1 हो गए सर। बोलता है जो दूसरा वाला एटम है Y एटम, वो फेस सेंटर पे, टोटल फेस 6 होते हैं और एवरी यूनिट सेल में केवल हाफ पार्ट ही फेस का एक यूनिट सेल कवर कर रहा होता है। कितने हो गए हमारे पास, ये 3 हो गए। फार्मूला बनाना है, सिंपल है सर, एक X हो गया 3 Y हो गए, यानी फार्मूला क्या बन गया यहां से XY3। फार्मूला क्या क्रिएट हो गया हमारे पास, XY3, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला सर। कौन सा लगा देंगे सर हम लोग, XY3 को आंसर लगा देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिंक कन्वर्ट इट इज मेल्टेड स्टेट टू इट्स सॉलिड स्टेट। अच्छा मेल्टेड मतलब पिघला हुआ था, चलो ठीक है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, जिंक को किया गया, ठीक है। इट हैज HCP स्ट्रक्चर, ये HCP है, लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है, HCP स्ट्रक्चर। देन फाइंड आउट नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम। अच्छा ये जो लिखा हुआ टर्म है ना, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम। सर किसी भी यूनिट सेल में एक एटम या एक आयन के क्लोजेस्ट में जितने नंबर ऑफ एटम या आयन होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। ये डिफिनीशन होती है किसकी सर, कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनीशन होती है। क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम आयन फॉर ए पर्टिकुलर एटम और आयन इन क्रिस्टल।
और लैटिस। किसी भी क्रिस्टल में या किसी भी लैटिस में किसी भी पर्टिकुलर एटम के नजदीकी नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट जो एटम होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, जो इनडायरेक्टली वो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछना चाह रहा है। और HCP में सर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हम सबको पता है वो किसके बराबर होता है? 12 के बराबर सर आता है। ठीक है, तो ये याद करने वाले पॉइंट होते हैं सब। ठीक है, जैसे SCC है, याद कर लेना, सिंपल क्यूबिक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 6। BCC है सर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 8। FCC है सर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में सर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। HCP है सर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन इसमें क्या होता है? 12 सर। कितने आते हैं? 12 आते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? या क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, CCP स्ट्रक्चर है, तो CCP स्ट्रक्चर में भी सर जो हमारे पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो क्या आता है? 12 ही आता है सर। कितना आता है? 12 आ जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, यानी यहां पर अगर हमको आंसर लगाना होगा तो हम कितना लगाएंगे? 12 लगा देंगे अपना। 11 का क्या आंसर हो जाएगा? C आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। A cube of any crystal, A atom placed at every corner and B atom placed at every center of face। फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल है सर, एक क्रिस्टल में जो A है हमारे पास, वो A कहां कहां पाया जा रहा है सर? वो एवरी कॉर्नर पे पाया गया। ठीक है, तो 8 कॉर्नर होते हैं यूनिट सेल में, और हमने कहा ना हर एक कॉर्नर केवल 1/8 पार्ट ही एक यूनिट सेल में कवर होता है। तो नंबर ऑफ ए हो गए 1, नंबर ऑफ बी निकालेंगे, बोल रहा है कि बी पाया जा रहा है एवरी फेस सेंटर, यानी एवरी सेंटर ऑफ फेस। टोटल फेस 6 होते हैं और ओनली हाफ पार्ट ऑफ एटम कवर होता है एक यूनिट सेल के अंदर, जो कि फेस पे रखा हुआ एटम होगा, फेस या फेस सेंटर पे। कितना हो गया? 3, यानी ए 1 है, बी 3 है। फॉर्मूला क्या क्रिएट हो गया? AB3, यानी 12 का कौन सा आंसर लगा देंगे सर हम लोग? C आंसर हो जाएगा। 12 में कितना आएगा? C आंसर आ जाएगा, यानी कितना? AB3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक पॉइंट? चलो क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करो, बताओ क्या आंसर हो सकता है। द इंटर मेटेलिक कंपाउंड LiAg, कोई सर हमारे पास इंटर मेटेलिक का मतलब होता है जो दो मेटल से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। इंटर मेटेलिक लिथियम और सिल्वर से क्यूबिक लैटिस में पाया जा रहा है। ठीक है, अब बोलता है जिसमें से लिथियम और सिल्वर दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पाया जा रहा है सर? 8 पाया जा रहा है। तो अभी हमने बताया ना कि SCC में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है सर 6 होता है, BCC में 8 होता है, FCC में 12 होता है। ठीक है, और या HCP बोल दो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसमें भी। ठीक है, तो अब यहां चेक कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। बोलता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है सर, तो 8 किस में पाया जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर BCC टाइप के लैटिस में पाया जाता है, यानी कौन सा हो जाएगा इसमें? बॉडी सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल। कौन सा आंसर लगाएंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल लगा देंगे सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अभी ये क्वेश्चन किया था फिर रिपीट हो गया सर कि इन द फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एक्चुअली फ्लोराइड स्ट्रक्चर सर किसका होता है? CaF2 का, जिसमें कैल्शियम आयन है और फ्लोराइड है। ये है एक्चुअल में यहां ये देखा गया है कि कैल्शियम आयन फॉर्म CCP और FCC अरेंजमेंट। इसका मतलब नंबर ऑफ कैल्शियम आयन कितने हो जाएंगे हमारे पास? FCC में 4, इसी को नंबर ऑफ N से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और सर फ्लोराइड आयन जो पाया जाता है अकर एट ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, ये सारे ही टेट्राहेड्रल वॉइड पे पाया जाता है। तो बताओ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होता है 2n के बराबर, तो 2 × 4 यानी कितना हो गया? 8। तो यानी अभी हमने निकाला था कैल्शियम आयन का इफेक्टिव नंबर ऑफ आयन
और फ्लोराइड का तो ये आ गया हमारे पास 4:8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कहा था, इसका क्या करते हैं सर, उल्टा कर देते हैं, है ना। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन हो जाता है सर 8:4 के बराबर। ये 4:8 तो 8:2। तो कैल्शियम आयन का पूछा था क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, C, यानी 8 के बराबर हो जाएगा। 14 का क्या आंसर लगाएंगे हम लोग, C आंसर लगा देंगे सर। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया ही था, वो रिपीट ही कराया आपने। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया है, BCC स्ट्रक्चर है। कोई एलिमेंट पाया जा रहा है जिसमें सेल एज दी गई है 288 पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बहुत बढ़िया। चलो सर लिखते हैं। पहले बात तो रेडियस होता क्या है, एटॉमिक रेडियस की अगर डिफिनीशन बतानी होगी क्या होगा सर। एटॉमिक रेडियस होता है हाफ ऑफ टू नियरेस्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये होता है सर। हाफ ऑफ टू नियरेस्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। कोई भी दो, जैसे मान लो BCC है, क्वेश्चन में BCC बोला है तो हम बनाते हैं BCC। तो सर BCC में क्यूबिक अरेंजमेंट अगर चेक करें, ये रहा सर। इसमें अगर देखें BCC में एटम पाया जा रहा है कॉर्नर्स पर, ये ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स लिखे हम लोग, जैसे इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, और एज लेंथ हमने A मान ली, ये वाली, ठीक है। इसको बोल दिया 3 और इसको बोल दिया सर हमने यहाँ पर 4। 1 2 3 4, 3 एटम 4 एटम में डिसाइड कर लिए। अगर बात करते हैं 1 और 2 के बीच की, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, तो ये है सर एज लेंथ A के बराबर। किसके बराबर आ रही है, एज लेंथ A के बराबर आ रही है। 1 और 3 की बात करते हैं सर, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3। 1 और 3 को हम लोग क्या बोलते हैं सर, फेस डायगोनल। ध्यान से देखो, 1 और 3 के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल। बताएगा कोई सर, फेस डायगोनल किसके बराबर होता है, A√2 के बराबर। किसके बराबर आता है, A√2 के बराबर सर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 4 के बराबर। 1 और 4 के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं सर बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल, 1 और 4। अब बॉडी डायगोनल सर जो होता है वो एज लेंथ के √3 टाइम्स, √3 A√3 के बराबर होता है। किसके बराबर हो गया, A√3 के बराबर हो गया। यहाँ पर क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ तक, बताओ। अब बात कर लेते हैं सर हम लोग BCC। अब BCC में क्या होता है सर, एक एटम यहाँ पर BCC में ध्यान से देखना, बॉडी के सेंटर पे भी है, ये बॉडी के सेंटर पे भी होता है क्योंकि BCC की बात कर रहे हैं। इसको बोल दिया सर 5। कितना बोल दिया, 5 बोल दिया। अब 5 वाले को क्या बोल सकते हो सर, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 5। दिस इज द हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल। ये क्या कहलाएगा, हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल A√3 है, उसका हाफ कर दिया कितना, 2। यही क्या है सर, नियरेस्ट डिस्टेंस, सबसे नजदीक की डिस्टेंस। किन्हीं भी दो एटम में सबसे नजदीकी डिस्टेंस, नियरेस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नापना है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस यही है, हाफ ऑफ नियरेस्ट, A√3/2। यानी अब रेडियस निकालेंगे तो हाफ इंटू A√3/2, यानी रेडियस फॉर BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के लिए कितना आ गया, A√3/4 के बराबर आ जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन में सर ध्यान से अगर देखें, A की वैल्यू दी गई है 288 पिकोमीटर। कितनी लिखी है, 288, यानी यहां पर आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 288
इंटू √3/4 पिको मीटर के बराबर। ठीक है, तो 288 इंटू √3/4 यानी 15 का कौन सा आंसर होगा? डी वाला। 15 का क्या आंसर लगा देंगे हम लोग सर? डी आंसर लगा देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से सर हम लोग बीसीसी में रेडियस कैसे निकालते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे सर। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं कैसे होगा। बोला है कि आयरन है सर, लोहा सॉलिड है, बीसीसी स्ट्रक्चर है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना मान के चल रहे हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर मान रहे हैं। क्लियर है सर? तो आयरन 25 डिग्री पे पाया जाता है बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। 900 डिग्री के ऊपर जाने पर ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एफसीसी। तो होता है क्या है एक्चुअल में कि हाई टेम्परेचर करने पर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर जाते हैं। तो बीसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारे पास 8 है तो एफसीसी के 12 हो गए। तो टेम्परेचर 25 डिग्री से 900 डिग्री बढ़ा देने पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया, 6 से 8 पहुंच जाता है। यानी बीसीसी से ट्रांसफॉर्म होकर किस अरेंजमेंट में चला गया? वो एफसीसी में। ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो पूछा है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू दैट ऑफ 900 डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी का फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, बिना उसके कैलकुलेट हम लोग नहीं कर सकते। चलो सबसे पहले हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है Z इंटू एम डिवाइड बाई NA और इंटू ए क्यूब। हम हर एक चीज का मतलब बताएंगे आपको यहां पर क्या है। Z सर होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, जो हमने पढ़ रखा है एसटीसी के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। बीसीसी के लिए Z की वैल्यू सर 2 होती है और एफसीसी के लिए Z की वैल्यू सर 4 होती है। ये हम लोग निकालते ही हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M? ये बड़ा बढ़िया है सर। M मोलर मास हो सकता है या गिवन मास। ये डिपेंड है कि मोलर मास लिया है कि गिवन मास लिया है। मास कभी कभी दे देता है या कभी कभी 1 मोल का मास। तो इसी से रिलेटेड ये Na भी है सर। अगर ध्यान से सुनना, अगर मोलर मास दिया हुआ है तो Na को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। Na जिसकी वैल्यू हम सबको पता है 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। याद रखना, जब जब M की वैल्यू मोलर मास बोलेगा तब ही यहां पर एवोगैड्रो नंबर रखना है। इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अगर गिवन मास दिया जाएगा तब और नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन गिवन मास, उस केस में इसका मतलब होता है कि जितना भी मास दिया गया है उसमें कितने एटम पाए जाएंगे। मतलब ये Na उन नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है जिनका मास यहां रखा जाएगा। यहां मोलर मास रखोगे यानी 1 मोल का मास, तो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो के बराबर होते हैं, इसलिए एवोगैड्रो नंबर। तो हमेशा एवोगैड्रो नंबर नहीं रखते यहां पर। यहां एवोगैड्रो नंबर तभी रखेंगे जब ये M मोलर होगा। मोलर की जगह कोई अदर मास होगा, तो जितना मास होगा उस मास में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, आयंस या एटम्स आएंगे, उनके नंबर ये फिर कहलाएंगे। क्लियर है यहां तक? अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला चेक करते हैं सर टेम्परेचर पे। चलो मजा आएगा सर। डेंसिटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई डेंसिटी 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया सर Z M डिवाइड बाई Na इंटू ए क्यूब फॉर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिवाइड बाई Z M Na इंटू ए क्यूब फॉर 900 डिग्री सेंटीग्रेड। सर बोलता है क्वेश्चन में 25 डिग्री पे बीसीसी था और 900 डिग्री पे एफसीसी हो गया। अच्छा, रेशियो लेना था। चलो सर 25 डिग्री पर बीसीसी Z की वैल्यू हो गई 2। टेम्परेचर आप कुछ भी लो, मोलर मास और नंबर ऑफ एटम्स तो सेम ही रहने वाले हैं। आई थिंक पीछे देख लो, कुछ चेंज तो होना नहीं है मोलर मास में, और अदर चीज में तो कोई सर हमारे पास चेंजेस यहां पर आते ही नहीं है। तो चेंज फिर आएंगे कहां पर? अब प्रॉब्लम ये शुरू होने वाली है सर, बड़ा मजा आएगा। देखो ये तो कैंसिल हो गया,
Na ये हो गया 2 इंटू, ध्यान से देखना, ए क्यूब, एज लेंथ ए क्यूब, ठीक है, और BCC, क्योंकि 25 डिग्री पर BCC था, एंड डिवाइड बाय 4, ओ सॉरी डिवाइड, ये उल्टा हो गया है, जेड की वैल्यू 2 है, डिवाइड बाय ए क्यूब और BCC, एंड जेड की वैल्यू 4 डिवाइड बाय ए क्यूब फॉर FCC। मजा ये आएगा सर, हमने ये पढ़ रखा है रेडियस जो BCC का होता है, अभी निकाला था आप लोग के आंखों के जस्ट सामने, √3a/4, तो यहाँ से a की वैल्यू अगर लिखेंगे तो 4r डिवाइड बाई √3 हो गया सर, ये इंटरेस्टिंग था। और FCC के लिए सर अगर हम लोग देखेंगे तो FCC फेस सेंटर्ड है, यानी √2a का हाफ 2 डिवाइड बाई हाफ, यानी √2a/4, तो यहां से a की वैल्यू आ गई 4r/√2, दैट इज द पॉइंट। FCC के लिए जो a आएगा, यही तो इंटरेस्टिंग था इस क्वेश्चन में, यहां जो एज लेंथ आया BCC के लिए और दिस इज एज लेंथ फॉर FCC के लिए अलग अलग है सर। अब इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी एक्चुअल में सर, चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पन्ने पर। डेंसिटी इन केस ऑफ 25 डिग्री यानी BCC, डेंसिटी इन केस ऑफ FCC यानी 900 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हेयर 2 डिवाइड बाई ए क्यूब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब फॉर BCC, 4r/√3, क्या रख दिया सर 2/1, तो इधर ले लेते हैं इंटू 3/4r, ये सही उल्टा कर दिया, भाई 4r/√3 था तो √3/4r कर दिया, लेकिन ये क्यूब में है सर, डिवाइड बाई 4/1 इंटू √2 डिवाइड बाई 4r का क्यूब। चलो 4r क्यूब तो कैंसिल हो गया सर, चलो अच्छी बात है। तो 25 डिग्री पे डेंसिटी और 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी, ऊपर हो गया 2 इंटू √3 का क्यूब, तो √3 इंटू √3 इंटू √3, भाई 4r क्यूब हम कैंसिल कर दिए हैं, 4 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ये लो 2 से 4 गए 2 बार। देन डेंसिटी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डेंसिटी एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया 1/2 इंटू, ये हो गया 3 √3 डिवाइड बाई, ये हो गया 2 इंटू 2 √2, देन द आंसर इज 3 √3 डिवाइड बाई 4 √2। क्लियर है, 3 √3 डिवाइड बाई 4 √2, ये आएगा फाइनल आंसर हमारे पास, 3 √3 डिवाइड बाई 4 √2 के बराबर। ठीक है, तो मैच करा ले रहे हैं हम लोग, किससे मैच करेगा, 3 √3 डिवाइड बाई 4 √2 यानी 16 का आंसर आएगा सर डी वाला। बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर है यहाँ पर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और चेक करते हैं सर यहाँ पर क्या आंसर लगा सकते हैं। लिथियम हैज, ध्यान से सब लोग देखो क्या कर सकते हैं इसमें, BCC स्ट्रक्चर है सर लिथियम का, बहुत बढ़िया। इसकी डेंसिटी दी गई है सर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 530, अच्छा 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया गया, ये भी ठीक है सर। आगे पढ़ो क्या करना है सर। इट्स एटॉमिक मास इज 6.94 ग्राम पर मोल, अच्छा डेंसिटी दी है और एटॉमिक मास दिया गया पर मोल। चलो कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ ए यूनिट ऑफ लिथियम मेटल, लिथियम मेटल के लिए निकालना है सर। अच्छा क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्राम पर मोल को किलोग्राम में चेंज कर लें क्या, ये किया जा सकता है सर। डेंसिटी जो दी गई उसको तो उसी वैल्यू में हम लोग लिख लेंगे सर, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो चलो सर चेंज करते हैं सारी जितनी भी वैल्यू दी गई हैं। पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, Z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन। मीटर किलोग्राम सेकंड में अगर हम लोग कन्वर्ट करें, जब पी को मीटर में ही आंसर निकालना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया, चलो पी को मीटर बाद में कैलकुलेट कर लेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अभी फिलहाल हम लोग एम के यूनिट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड में। क्लियर, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, अभी इसी फॉर्म में रख दे रहा है 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
जेड की वैल्यू बीसीसी के लिए 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जेड की वैल्यू बीसीसी के लिए 2। एटॉमिक मास दिया गया 6.94 ग्राम पर मोल। तो एटॉमिक मास यानी ये 6.94 ग्राम है, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लिया, किलोग्राम में। डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 और इंटू ए क्यूब। अभी को ये जो ए क्यूब आएगा ये किस में आएगा? मीटर में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मीटर में। चलो, ए क्यूब इक्वल टू, इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, 2 इंटू 6.94 इंटू 10⁻³ एंड डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, ये मीटर, ये लेंथ जो आएगी। पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ए इक्वल टू √1/3 लेना है इसका, एंड 2 इंटू 6.94 इंटू 10⁻³ एंड डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23, और मीटर को पिकोमीटर में यानी 10⁻12, ये आएगा पिकोमीटर में। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर। ठीक है, मीटर को पिको, अच्छा ये प्लस में कर दे रहे हैं, सॉरी, दिस वन प्लस में होगा, 10⁻12 मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब ये कैलकुलेट करेंगे और इससे हम लोग क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब ये पूरा कैलकुलेट करके आंसर हमारे पास तो क्योंकि लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग के लिए बड़ा मुसीबत हो जाएगा क्योंकि ये कैलकुलेटिव है, लगभग इतना ही आता है ना, कुछ किया नहीं जा सकते इस टाइप के क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं। ये फॉर्मूला लगाएंगे, मीटर सेंटीमीटर यूनिट का ध्यान रखेंगे, आंसर हमारे पास निकल के आ जाता है। तो वो तो हम बता दे रहे हैं कि यही वाला आंसर होगा 352 पिकोमीटर के बराबर लगभग। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, वैकेंट स्पेस, खाली जगह इन बीसीसी लैटिस यूनिट सेल में कितनी होती है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है सर। सर एक्चुअल में कोई भी यूनिट सेल कितना भी क्लोज पैक हो, हमने कहा था ना, खाली जगह नहीं वॉइड पाया जाता है। तो ऑक्युपाइड और स्पेस इन बीसीसी 68% होता है। तो अनऑक्युपाइड और एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी कितना हो जाएगा? 32। 100 में से घटा दो, यानी कि जैसे मान लो भाई, हमारे कहने का मतलब है कि ये यूनिट सेल है, ये अब इस बीसीसी में कॉर्नर्स पे इस तरीके से ये आपस में क्लोज पैकिंग होती है, तो हम दूर दूर दिखा रहे हैं, और एक सेंटर पे रखा हुआ है। ये जब ये आपस में क्लोजली जुड़े हुए होते हैं, आपस में क्लोजली जुड़े, सबके चूंकि स्फेरिकल है तो जुड़ने के बाद हर एक एटम के बीच बीच में जुड़ने के बाद खाली जगह, तो सारा एटम आपस में जुड़ के इस पूरे यूनिट सेल का 68% हिस्सा कवर कर लेता है वॉल्यूम का, लेकिन 32% फिर भी क्या रहता है? वो खाली ही रह जाता है। क्लियर है? 32% फिर भी क्या रहेगा? खाली रह जाएगा। ये किसमें हमने बताया हुआ है? तो द वैकेंट स्पेस यानी अनऑक्युपाइड और एम्प्टी स्पेस 32% पाया जाता है सर। ए वाला आंसर हो जाएगा 18 का क्वेश्चन नंबर ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखते हैं हम लोग। 19, हमारे पास एक गिवन मेटल क्रिस्टलाइज आउट विद ए क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ दिया गया, ए की वैल्यू दी गई है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्यूबिक ही पढ़ते हैं हम लोग। इफ देयर आर 4 मेटल एटम्स इन 1 यूनिट सेल, अच्छा एक यूनिट सेल के अंदर 4 मेटल पाए जा रहे हैं, रेडियस बताना है क्या होगा? व्हाट इज द रेडियस ऑफ? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे? 4 मेटल एटम इन 1 यूनिट सेल, इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स इट इज एफसीसी अरेंजमेंट। भाई साहब एक यूनिट सेल के अंदर 4 एटम किस में पाए जाते हैं? एफसीसी अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। एंड हम बात करते हैं अगर एफसीसी अरेंजमेंट की, तो एफसीसी अरेंजमेंट में जो रेडियस होता है सर, वो हमने पढ़ा हुआ था √2a/4 के बराबर होता है।
तो यहाँ से FCC के लिए सर ये हो गया √2/4 इंटू ए, यानी एज लेंथ दिया गया है, कितना दिया गया है 361 दिया गया है सर, 361। तो यहाँ से रेडियस जब हम लोग निकालते हैं तो ये हो गया सर 1.414 इंटू 361 डिवाइड बाई 4। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो लगभग 127 पिकोमीटर के बराबर आंसर आ जाता है। क्लियर है, 127। तो अब यहाँ पर 127 तो आंसर हो जाएगा, लेकिन जो पहचानना था क्वेश्चन, वो पहचानने का तरीका कहाँ पे था, यहाँ छुपा हुआ था 4 मेटल। इससे पहचानना था कि टाइप ऑफ यूनिट सेल है कौन सी, है ना, BCC, SCC, FCC में से, तभी तो रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? चलो 19, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। बोलता है कि एज लेंथ दी गई है सर ए, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंट्रल एटम एंड वन कॉर्नर एटम क्या। अभी सर हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था ये, जैसे ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। ये कॉर्नर पे रखा है, ये कॉर्नर है, सारे कॉर्नर ही रख दे रहे हैं चलो, और एक बॉडी के सेंटर पे ऐसा हम बात कर ले रहे हैं। इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3। ठीक है, तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 एंड 1 and 3 क्या है। डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2, भाई 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल, जो किसके बराबर होता है सर, √3a के बराबर आता है, √3a के बराबर। अब बीच में रखा हुआ एक बॉडी सेंटर है सर, तो डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू √3a, यानी √3/2a, ये आ जाएगा √3/2a के बराबर, यानी कौन सा आंसर होगा, सी वाला। कौन सा लगा देंगे सर, यहाँ पर हम लोग सी वाला आंसर लगा देंगे। क्लियर है नहीं क्लियर भाई। हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, यही तो वो पूछा था क्वेश्चन में, किसके किसके बीच का पूछा हुआ है, देखो लिखा है ना, डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंट्रल एटम 3 वाला, बॉडी सेंटर यानी कौन सा 3 वाला, एंड 1 कॉर्नर, कोई भी एक कॉर्नर ले लो, ये हमने पकड़ लिया 1 पहला कॉर्नर, ये पूछा था। क्लियर है यहाँ पर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 चेक करते हैं, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। एक मेटल है FCC लेटिस में, ठीक है सर, FCC लेटिस हमने मान लिया, यानी फेस सेंटर क्यूबिक सेल, यानी FCC में Z की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है सर। एज लेंथ दिया गया 404 पिकोमीटर, यानी स्मॉल a की वैल्यू दी गई है। अच्छा, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया 2.72, ठीक है। मोलर मास ऑफ द मेटल पूछा है, अच्छा मोलर मास पूछा है, यानी एवोगैड्रो नंबर रखना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स की जगह। चलो सारी वैल्यू हम लोग सर यहाँ पे रख लेते हैं और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी का पहले फॉर्मूला लिखेंगे सर, यहाँ पर .72 दिया गया है डेंसिटी, देख लो, और जेड की वैल्यू हो गई 4। मोलर मास आई थिंक पूछा ही है उसने, मोलर मास पूछेगा तो Na की वैल्यू एवोगैड्रो नंबर के बराबर रखनी पड़ेगी सर। क्लियर? अब बात आती है सर एज लेंथ की। एज लेंथ हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर सर, तो अब पिकोमीटर, चलो सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि अगर ये 404 पिकोमीटर है सर, ठीक है, यहां लिखते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर, ये हो गया सर। ठीक है, अब आंसर जो एक्चुअल में निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से, देखो ग्राम पर मोल ही है, कन्वर्ट करना पड़ेगा सर हमको, 40-27 ग्राम पर मोल ही है ना। अब ग्राम पर मोल को कन्वर्ट करना है, देखो ये मेटल डेंसिटी जो कांस्टेंट दी है सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया, सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा सर पिकोमीटर को।
किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो अब पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सर 10 पावर माइनस 10, 12 की जगह 10 लिख दो, क्यूब, ये आ गया सर। अब यहां से m की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो ये हो गया 2.72 इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 3 इंटू 404 इंटू 10 पावर माइनस 10 का क्यूब एंड डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लेना, लंबा चौड़ा है हमारे पास, क्योंकि लिखा हुआ सॉल्व किया हुआ इसलिए हमने बता दिया। लगभग 27 ग्राम पर मोल आएगा। डायरेक्ट डेंसिटी का फॉर्मूला रखना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ किया नहीं जा सकता, कैलकुलेटिव होता ही होता है। क्या होता है हमारे पास, कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेट करना ही पड़ता है। एग्जाम में ऐसा बने 4-5 क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, एक बाई चांस पूछ लिया डेंसिटी पे, वो भी सरल सा सस्ता सा कैलकुलेट हो जाता है अपने पास। यहाँ तो क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बार बार इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, चेक कर लो क्या कर सकते हैं सर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस है, कोई मेटल है एफसीसी में पाया जा रहा है। ठीक है, एज ऑफ द यूनिट सेल दी गई है पिकोमीटर में, स्मॉल ए की वैल्यू, डायमीटर ऑफ द मेटल पूछा है। तो डायमीटर क्या हो गया सर, मतलब 2 इंटू रेडियस, रेडियस का डबल ही तो डायमीटर होता है। एफसीसी में रेडियस हमने पढ़ रखा है सर √2a/4 के बराबर होता है। तो ये हो गया √2a/2, ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी है तो √2 इंटू 408/2, 204 हो गया सर। ये यहाँ सॉल्व कर ले रहा है, 1.414 इंटू 204। अब इसको सॉल्व कर लेना। अब सॉल्व करके जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लगा देना होता है। ठीक है, तो लगभग 150, 300 से थोड़ा कम, 300 से थोड़ा कम जो भी आंसर मैच कर रहा होगा, तो इसमें मैच कर रहा है 288 पिकोमीटर, ये वाला। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 288 पिकोमीटर वाला आंसर निकल के आएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 23, ए सॉलिड कंपाउंड XY हैज NaCl स्ट्रक्चर। अच्छा, if the radius of the cation is 100 picometer, the radius of the anion will be। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, समस्या तो यहां पर है सर। ठीक है, चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। सर होता क्या है एक्चुअल में, NaCl की बात कर रहा है। ठीक है, और जिसमें कैटायन Na+ 100 पिकोमीटर दिया गया है। ठीक है, रेडियस ऑफ द एनायन कितना होगा ये हमें निकालना है। इसमें निकालने के लिए सर अब तरीका ये लगाना पड़ेगा कि NaCl में सर 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जहां पर रेडियस रेशियो जो आता है, बताओ 6:6 के बीच में जो रेडियस रेशियो रेंज हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो लगभग कितने के बीच में सर हमारे पास आ रहा होता है, मिनिमम रखना पड़ता है 0.414 से लेकर 0.732 ये होता है। और रेंज जो हम लोग रखते हैं सर यहाँ पर रेडियस रेशियो इक्वल टू कैटायन का रेडियस एनायन का रेडियस, तो यहाँ पर रेडियस रेशियो जो भी हम लोग यूज करते हैं वो मिनिमम वाला यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं सर, मिनिमम का। रेडियस रेशियो रेंज अकॉर्डिंग टू NaCl वही टेबल 0.414 है, तो यहाँ पे मैं रख लिया 0.414, कैटायन का दिया गया 100 पिकोमीटर, एनायन का निकालना है तो ये हो गया 100/0.414। यही तो करना था, कैटायन का दिया था, एनायन का निकालना था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे सर हम लोग, तो ये लगभग हमारे पास, ये हम बता दे रहे हैं आपको 241.5 के बराबर आता है, क्योंकि हमारे पास तो कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आंसर जो लगाएंगे वो कौन सा होगा, ए। तो टेबल के हिसाब से हमने देखो पता है ना कि कितने से कितने तक होता है सर, ये 0.125 से लेकर लगभग 0.225 तक 3:3 कोऑर्डिनेशन नंबर, 0.225 से लेकर 0.414 तक 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 0.414 से लेकर 0.732 तक 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड 0.732 से लेकर 1 तक पिकोमीटर में
8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। अब इसने बोल दिया कि ये NaCl टाइप का है तो 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर में रेडियस रेशियो रेंज आता है इतने के बीच। तो रेडियस रेशियो होता है कैटायन का रेडियस डिवाइड बाय एनायन का। दिक्कत ये है कि सर रेडियस रेशियो रेंज में यहाँ रेडियस रेशियो की हमेशा मिनिमम वाली वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, यानी 0.414 रखा जाएगा, मैक्सिमम वाली नहीं रखी जाती, मिनिमम वाली रखी जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर एक आंसर लगा लिया। तो दिमाग में याद रखना होता है कौन सी वैल्यू कब यूज करनी होती है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 चेक करो क्या करना है। बीसीसी का लैटिस है, ए बी पाया जा रहा है बीसीसी के लैटिस में। एज लेंथ दिया गया है सर 387। डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस इन द लैटिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, अपोजिटली चार्ज। अब बीसीसी है सर, अब बीसीसी में दो अपोजिट, अब सिंपल सा बात है सर, ये लो मामला यही फंसता है सर, ये रहा। ठीक है, अब इसमें अपोजिट चार्ज बीसीसी में अगर मान लिया हमारे पास ये कैटायन है सर, इस तरीके से ये कैटायन है, मान लिया हमने सारे कॉर्नर्स पर कैटायन है बीसीसी। तो जो सेंटर में पाया गया वो मान लिया हमने क्या है, एनायन है सर, ये एनायन पाया गया, माइनस लगा दिया हमने। क्लियर। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, कैटायन और एनायन के बीच की। कितनी हो जाएगी सर, बॉडी डायगोनल का हाफ यानी √3a/2, यही तो होगा। बॉडी डायगोनल का क्या कर देंगे सर हम लोग, हाफ कर देंगे यहाँ पर। अब चेक कर लो, यहाँ से वैल्यू रखनी है सर, √3a दिया हुआ 387 और इसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर, लगभग 335 के बराबर इसमें आंसर निकल के आता है। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि बीसीसी में अगर कैटायन कॉर्नर्स पे, बीसीसी में बॉडी सेंटर पे एक पाया जाएगा, दूसरा कॉर्नर्स पे पाया जाएगा। अगर हमने मान लिया कैटायन सारे कॉर्नर्स पे हैं तो एनायन कहाँ हो जाएगा, अपोजिट वाला बॉडी सेंटर पे होगा। बॉडी सेंटर से एक कॉर्नर की बीच की डिस्टेंस होती है हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल होता है √3a के बराबर। तो ये टोटल यहां से लेकर यहां तक √3a है बॉडी डायगोनल, तो दो अपोजिट के बीच इसका आधा हो गया। बस लाइन समझ में आ गई, तब तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इजीली इसको करके सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 24 का क्या आंसर लगा दिया, यहाँ पर हमने ए आंसर लगा दिया। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। चलो चेक करते हैं 25 में क्या आंसर होगा। कॉपर एफसीसी में पाया जा रहा है, यहाँ पे यूनिट सेल दी है, रेडियस निकालना है। अब बस सिंपल हो गया सर, एफसीसी का रेडियस अभी हमने पढ़ा था सर √2a/4 होता है। तो √2 रखा, a की वैल्यू रख दी हमने 361 डिवाइड बाई 4 कर दिया। बस ये अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन हो गया सर। बस √2/4 × 361 इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये लगभग 128 पिकोमीटर के बराबर आ जाता है। इसके 128 पिकोमीटर के एग्जैक्ट बराबर सर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ यहाँ तक। ठीक है, चलो फिर आगे करते हैं हम लोग, क्वेश्चन बढ़ाते हैं। 26 बोलता है सर लिथियम मेटल क्रिस्टलाइज इन बीसीसी क्रिस्टल। अच्छा, इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल ऑफ लिथियम, अच्छा एज लेंथ दी है, अब बीसीसी है तो एटॉमिक, अरे बताओ भाई बीसीसी में सर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, √3a/4 के बराबर। ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 351/4। रेडियस का फॉर्मूला लगाओ, आता है तो आंसर आ जाएगा, नहीं आता तो नहीं आएगा। तो ये सॉल्व कर लेना, लगभग ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, √3a/4। नेक्स्ट आ जाओ, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी। अभी हमने पढ़ा था सर बीसीसी में परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है, 32%। 68% पे एटम्स या आयंस पाए जाएंगे और 32% यूनिट सेल का हिस्सा क्या होता है, खाली होता है, जिसको हम लोग अनऑक्युपाइड, एम्प्टी या फ्री स्पेस बोल रहे होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो फिर आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर और कुछ सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सबको।